नमस्कार। इस सेशन में हम भूगोल के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक भू आकृतियाँ और उनका विकास पर एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, खास तौर से परीक्षा के नज़रिए से। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले भू आकृतियों के बेसिक समझेंगे, फिर देखेंगे कि अपरदन का चक्र क्या होता है, नदी की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी फैक्ट्स और सवालों पर नज़र डालेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये भू आकृतियां होती क्या हैं और ये बनती कैसे हैं। कभी सोचा है कि हमारे आसपास ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े मैदान और गहरी घाटियां हैं, ये सब कैसे बनी होंगी और ये हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती? इसका जवाब ना दो ताकतों की एक लगातार चलने वाली लड़ाई में छिपा है। देखिए, ये दो बिल्कुल ऑपोजिट ताकतें हैं। एक है अंतर्जनित बल, मतलब जो पृथ्वी के अंदर से पैदा होती हैं, जैसे ज्वालामुखी या भूकंप। ये क्या करती हैं? ये जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी तरफ है बहिर्जनिक बल, मतलब बाहर की ताकतें, जैसे नदी का पानी, हवा। इनका काम ठीक उल्टा है। ये सतह को लगातार काट छाट कर उसे समतल यानी बराबर करने की कोशिश करती हैं। तो एक बनाने में लगी है और दूसरी उसे समतल करने में। अच्छा, ये जो बाहर वाली प्रक्रियाएं हैं, ये 4 आसान से स्टेप्स में काम करती हैं। सबसे पहले होता है अपक्षय, जिसमें मौसम की वजह से चट्टानें अपनी ही जगह पर टूट जाती हैं। फिर आता है अपर्दन, जिसमें हवा या पानी उस टूटे हुए मलबे को वहां से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद परिवहन में वो मलबा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। और आखिर में जब हवा या पानी की रफ्तार कम हो जाती है तो वो मलबा कहीं पर जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं निक्षेपण। बस इन्हीं 4 स्टेप्स से नई नई आकृतियां बनती रहती हैं। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, जिसे अपरदन का चक्र या जियोमॉर्फिक साइकिल भी कहते हैं। मशहूर भूगोलवेत्ता WM डेविस ने एक बहुत ही मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा कि कोई भी जमीन का टुकड़ा, कोई भी भूदृश्य बिल्कुल इंसानी जिंदगी की तरह ही होता है। उसकी भी एक जवानी होती है, एक प्रौढ़ावस्था होती है और फिर बुढ़ापा भी आता है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नदी की जवानी की, एकदम जोश और ऊर्जा से भरी हुई। सोचिए, एक नदी जो अभी अभी ऊंचे पहाड़ों से निकली है, उसमें कितनी ताकत होगी। इस स्टेज में नदी का ढलान बहुत तेज होता है, तो उसकी सारी की सारी एनर्जी नीचे की तरफ काटने में लगती है। बस नीचे और नीचे। इसी को कहते हैं अधोमुखी कटाव या वर्टिकल इरोशन। ये शब्द एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी कटाव की वजह से गहरी और संकरी वी आकार की घाटियां बनती हैं। और हां, ऊंचे ऊंचे झरने यानी वाटरफॉल्स, वो भी इसी स्टेज में देखने को मिलते हैं। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब यही नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती है तो क्या होता है। प्रौढ़ावस्था में आते आते ढलान कम हो जाता है, तो अब नदी नीचे कम और किनारों को ज्यादा काटती है। इसे पार्श्व अपरदन या लैटरल इरोजन कहते हैं। इससे घाटी चौड़ी होने लगती है और नदी सांप की तरह घूम घूम कर चलने लगती है, जिसे विसर्प या मियान्नर कहते हैं। और वृद्धावस्था तक तो ढलान लगभग खत्म ही हो जाता है। नदी की रफ्तार बहुत धीमी पड़ जाती है। अब वो कटाव नहीं करती, बल्कि अपने साथ लाया हुआ मलबा जमा करने लगती है, जिसे कहते हैं निक्षेपण। इसी से गोखुर झील और समुद्र में मिलने से ठीक पहले डेल्टा जैसी आकृतियां बनती हैं। सोचिए, जब लाखों साल तक नदी अपना ये काम करती रहती है तो वो पूरे ऊंचे नीचे भूदृश्य को काट छाट कर एक लगभग समतल मैदान बना देती है। इसी फ्लैट मैदान को पेनी प्लेन कहते हैं। ये अपरदन के चक्र की यानी भूदृश्य के बुढ़ापे की आखिरी निशानी है। पर इस समतल पेनी प्लेन पर भी कभी-कभी कुछ बहुत ही मजबूत, कठोर चट्टानों वाली छोटी-मोटी पहाड़ियां बच जाती हैं, जिन्हें नदी काट नहीं पाती। इन्हीं बची-खुची पहाड़ियों को मोनाडोनॉक कहा जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और जहां अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, ये डेल्टा का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब नदी समंदर में मिलने वाली होती है तो उसकी स्पीड लगभग 0 हो जाती है, तो वो अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी, सारा मलबा अपने मुहाने पर ही जमा कर देती है। ये निक्षेपण से बनने वाली एक बहुत ही खास आकृति है जो नदी की वृद्धावस्था में बनती है। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में फंसा सकता है। गोखुर झील या ऑक्सबो लेक, ये कैसे बनती है? क्या ये सिर्फ कटाव से बनती है या सिर्फ जमाव से या फिर दोनों से? सोचिए जरा। इसका सही जवाब है सी,
यानी दोनों से। देखिए, जब नदी घूमती है तो वो बाहरी किनारे पर जोर से टकराती है और वहां कटाव करती है। ये हो गया अपर्दन। और भीतरी किनारे पर स्पीड कम होने से मलबा जमा करती है। ये हो गया निक्षेपण। और धीरे धीरे यही घुमाव कटकर अलग हो जाता है और एक झील बन जाती है। ये एक और उदाहरण है निक्षेपण से बनी आकृति का, जिसे स्पिट कहते हैं। ये समुद्र के किनारों पर बनता है, जहां लहरें रेत को एक पट्टी की तरह जमा करती चली जाती हैं, जो जमीन से जुड़ के समुद्र की तरफ निकली होती है। चलिए फटाफट 1 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। बस इतना याद रखिए, 2 बल हैं, बनाने वाले अंतर्जनित और समतल करने वाले बहिर्जनिक। युवावस्था मतलब वी आकार की घाटी और अधोमुखी कटाव। प्रौढ़ावस्था मतलब पार्श्व अपर्दन और विसर्प। वृद्धावस्था में निक्षेपण होता है, जिससे डेल्टा बनता है। आखिरी मैदान है पेनप्लेन, जिस पर बची हुई पहाड़ी है मोनोडनॉक। और हाँ, गोखुर झील अपर्दन और निक्षेपण दोनों का नतीजा है। स्क्रीन पर ये 10 सवाल हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं। एक बार खुद से इनको हल करने की कोशिश कीजिए। इससे पता चल जाएगा कि तैयारी कैसी हुई है। सारे सवाल उन्हीं पॉइंट्स पर हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर कोई भूदृश्य बूढ़ा होकर एकदम फ्लैट हो सकता है, तो वो कौन सी ताकतें हैं जो उसे फिर से ऊपर उठाकर उसे दोबारा जवान बना सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ।